जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार आजाद एकेडमी में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। यूपीएसआई एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। 14-15 मार्च को आपकी यूपीएसआई का एग्जाम होना है और दिन बहुत कम है। उसी के साथ देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं सब कि हम जो है हिंदी कवर करा रहे हैं आपको। तो हिंदी का जो पोर्शन है वो हम आपको पूरा कवर कराएंगे। आज 2021 में जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था उसका एक सेट लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं हम। उसी का हम आज उसी की प्रैक्टिस कराएंगे। उसी सेट को आज हम कराएंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे करने होते हैं ये आप मतलब जो है 2021 का जब एग्जाम पेपर उठा के देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। तो उसी को लेके हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 में हुई थी, उसका आपका जनरल हिंदी का पोर्शन है जो 1/12/2021 को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये। ठीक है, तो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है अतएव का संधि विच्छेद कीजिए। ये शब्द है अतएव। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद डी वाला आपका सही होगा, अतः प्लस एव, क्योंकि इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। और जब इन्हें हम संधि कर देते हैं तो इन विसर्गों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो ये तो तीनों गलत हैं। अतः प्लस एव इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। दूसरा देखिए क्वेश्चन, सा उच्चारण स्थान। देखिए वर्णमाला से एक उच्चारण स्थान पूछा ही जाता है। बाकी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्णमाला से कम आप मान के चलें 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन तो कंफर्म पूछा जाएगा। उच्चारण स्थान आपका पूछा है, यहाँ सा का उच्चारण स्थान है। तो उच्चारण स्थान हमने आपको बताए थे कि कैसे हम उच्चारण स्थान जो है याद करेंगे। ट्रिक भी बताई थी। अब यहाँ सब कुछ ट्रिक वगैरह नहीं बता सकते एकदम पूरा। तो फिलहाल जो है अगर आपको ट्रिक वगैरह देखनी है, हमारा उच्चारण स्थान वाली क्लास देखनी, तो उच्चारण स्थान नाम से स्पेशल क्लास एक पड़ी हुई है हमारे YouTube चैनल पर, आप उस पर सर्च करके देख सकते हैं। तो देखिए, ओष्ठ तो है नहीं, दंत भी नहीं है, मूर्धा भी नहीं है, क्या है? तालु। सा का उच्चारण स्थान है आपका तालु। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए जगन्नाथ में संधि पूछी है, कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ का पहले देखिए संधि विच्छेद कर लीजिए। जगत प्लस नाथ ये बनता है, जगत प्लस नाथ। इधर से ता हलंत वाला है, यानी कोई इसमें स्वर नहीं है। इधर से क्या है आपका? ये भी व्यंजन है। तो दोनों तरफ से व्यंजन व्यंजन है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। अगर विच्छेद करना आता है तो बहुत आसान हो जाएगा पहचाने। अगर इधर से भी स्वर है, इधर से भी स्वर है, तो स्वर संधि। अगर इन दोनों में एक स्वर है, एक व्यंजन है, तो व्यंजन संधि। अगर विसर्ग है तो वो फिर तो विसर्ग, अगर यहाँ पे विसर्ग लगी है तो विसर्ग संधि हो ही जाएगी। यानी पहले विसर्ग, उसके बाद चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, विसर्ग संधि हो जाती है। ठीक है, तो ये आप अगर विच्छेद करना आता है तो आपको संधि पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अनभिज्ञ शब्द का विलोम है। ठीक है, अनभिज्ञ पूछा। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन वाला हो जाता है। अधिकतर लोग इसमें कंफ्यूज रहे। फिलहाल इसका अनभिज्ञ का देखिए, ये हो जाएगा आपका भिज्ञ। और अभिज्ञ भी काफी हद तक सही है। तो इसीलिए ये विवादित क्वेश्चन, मेरे हिसाब से ये विवादित क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप गहनता से जाएंगे तो दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। फिलहाल भिज्ञ जिन्होंने लगाया है वो सही है। अनभिज्ञ का भिज्ञ हो जाएगा। भिज्ञ माने होता है जानने वाला, अनभिज्ञ मतलब अज्ञानी। अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा, इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आदित्य देखो आपका सूर्य का पर्यायवाची है, सॉरी नहीं है, नहीं। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? तो पहला आपका आदित्य ही आपका सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, ये नहीं और है में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। हम ही नहीं यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, बट स्टूडेंट्स भी बहुत मिस्टेक वहां करते हैं। पता लगा नहीं है लिखा है और हम देख लेते हैं है। ठीक है, चलिए वो तो आगे चर्चा करेंगे उस पर। मारुति आपका होता है हनुमान का, कृषाणु आपका अग्नि का है, हुताशन भी आपका अग्नि का पर्यायवाची है। तो आदित्य सूर्य का है, तो यह वाला आपका सही हो गया। अगला देखिए, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? अभेद का मतलब जहां बिल्कुल भी अंतर ना रखा जाए। तो उपमान और उपमेय का अभेद आपका रूपक कहलाता है। रूपक आपका आंसर है, रूपक कहलाता है। ठीक है, देखिए उपमा में क्या की जाती है? तुलना।
इन दोनों में, इन्हीं दोनों का खेल है। उत्प्रेक्षा में संभावना, और यहां भ्रांति होती है, भ्रम जिसे बोलते हैं हम, भ्रम बना रहता है। ठीक है, तो इसमें भ्रम बना रहता है, यहाँ तुलना की जाती है, यहाँ संभावना की जाती है। और ये रूपक में क्या होता है, अभेद आरोप। अभेद आरोप का मतलब है कि इनमें कोई भी भेद नहीं रखा जाता, उपमेय और उपमान में कोई भी भेद नहीं रखा जाता, उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है या उपमान को ही उपमेय बता दिया जाता है। बहुत ज्यादा गहनता, वही आपका अभेद आरोप हो गया। तो इसका आपका रूपक हो गया। अगला देखिए, किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। ध्यान देने की बात है, किनके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। क्वेश्चन सरल है, कठिन नहीं है। अभी तक जितने क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं, सरल क्वेश्चन ही है। हिंदी कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, अगर आप थोड़ी सी तैयारी करके जाएं तो 40 में आराम से आप 37, 38, 39, 40 तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही चीज है, थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। तो किनके नाम अधिकतर, देखो नदियां, नदी जो है वो अपने आप में ही स्त्रीलिंग है, भाषाएं भी स्त्रीलिंग में ही आती हैं, तिथियां भी स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होती हैं। तो दिनों के नाम जो है वो, ये आपका सही है, ये तीनों गलत हो गए। और आपका दिनों के नाम अधिकतर पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो ये 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन देखिए, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ है। तो कहते नहीं दिल बाग बाग हो गया, बहुत अधिक प्रसन्न हो गए, दिल बाग बाग हो गया, तो इसका हो गया अति प्रसन्न होना। ये मुहावरे का अर्थ हो गया अति प्रसन्न होना। हम अत्यधिक प्रसन्न, कहते हैं दिल बाग बाग हो गया, उसे देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया। तो इसमें देखिए ये तो याद करने ही पड़ेंगे। तो इसमें आपका पहला वाला सही है, सुनीति कुमार चटर्जी जो थे उन्होंने रोमन लिपि को स्वीकार करने का आदेश सुझाव दिया था, करने का सुझाव दिया था, लेकिन देवनागरी लिपि को ही स्वीकार किया गया, रोमन लिपि को स्वीकार हिंदी में नहीं किया गया। आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अब देखिए है, वहां था है, यहाँ है नहीं है, तो है और नहीं में थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देखिए है, अब यहाँ अगर आपने नहीं को निग्लेक्ट कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, तो आप तीनों ऑप्शनों में जाएंगे नहीं। आप कहेंगे अरे आकाश का पर्यायवाची तो नभ है, पहला ही लगा के चले आए, पता लगा वही गलत हो गया, क्योंकि आपने देखा ही नहीं, आगे भी इसके पर्यायवाची दिए होंगे। तो देखिए अनंत माने भी आकाश होता है, नभ माने भी आकाश होता है, ठीक है, ये भी आकाश का है, ये भी आकाश का है, और व्योम माने भी आकाश ही होता है। केवल अबनी जो है वो आपका पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अबनी पृथ्वी का है, बाकी तीनों के तीनों आकाश के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, इनमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कौन है। देखिए विशेषण की भी हमारी क्लास पड़ी है चैनल पर, आप देख सकते हैं। और संख्यावाचक विशेषण इसमें पूछा है, तो जहां पर आपका संख्या का बोध होता हो, यानी कोई ऐसी विशेषता हो जिससे संख्या का बोध हो, वो आपका संख्यावाचक होता है। तो सुंदर तो देखो गुणवाचक हो गया, सुंदरता भद्दा भी गुणवाचक हो गया। अब देखिए संख्या यहाँ भी है, संख्या यहाँ भी है, यहाँ 4 है, यहाँ 20 है। तो हमने, आप जब हमारी क्लास देखेंगे जाके आप विशेषण से संबंधित, तो हमने बहुत ही अच्छे से स्पष्ट करके बताया है कि ये परिमाण बोधक है और ये जो है आपका संख्या बोधक या संख्यावाचक। परिमाणवाचक में भी संख्या होती है और संख्यावाचक में भी संख्या होती है, लेकिन अंतर क्या होता है, यहाँ देखो सीधे 4 कुर्सियां हैं तो यहाँ सीधे गिनती है, यहाँ 20 मीटर, ये जो मीटर लगा है, मीटर, लीटर, किलोग्राम, मतलब परिमाप की अगर कोई इकाई लगी है तो वहां परिमाण बोधक होता है। तो यहाँ इकाई लगी है तो ये हम संख्या नहीं देखेंगे, तो हमारा ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अगर विस्तार से आपको अगर विशेषण समझना है तो आप हमारी क्लास देखिए, यूट्यूब पर पढ़िए, पूरी व्याकरण की प्लेलिस्ट पढ़ी है, उसमें सारे तो टॉपिक नहीं कवर किए अभी हमने, उसमें टॉपिक बढ़ा रहे हैं बराबर, लेकिन जितना है तब तक आप उतना देखिए। जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द, भविष्य मतलब आगे, ठीक है, तो आगे की बात सोचने वाला, भविष्य का मतलब आगे आने वाला, तो आने वाले की बात सोचने वाला अग्रसोची होगा, ठीक है। चिंताकुल बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि चिंता में आकुल चिंताकुल। भविष्य चिंतक, भविष्य की चिंता करने वाला भविष्य चिंतक या भावी चिंतक कहलाता है, ठीक है। भविष्य की चिंता करने वाला, भविष्य की सोचने वाला अग्रसोची कहलाएगा,
ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए 4 वाक्य दिए हैं, क्या दीवार बहुत ऊंची है, क्या दीवार बहुत ऊंची है, क्या दीवार बहुत ऊंची है, क्या दीवार बहुत ऊंची है। ठीक है, सिर्फ चारों वाक्यों में सिर्फ और सिर्फ इसमें अंतर दिया है, दीवार, दीवाल, दीवाल और दीवार। तो इसमें शुद्ध केवल तुम्हें ये देखना, इनमें इन चारों शब्द, बाकी सारे शब्द सेम हैं, बाकी प्रश्नवाचक चिन्ह भी सही लिखा है, लगा है। तो बहुत कहने का तात्पर्य इसमें बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज में देखना है कि इसमें कौन सा शुद्ध है। तो आपको ये बर्तनी अगर आपने पढ़ रखी होगी, बर्तनी समझ रखी होगी, तो आप आराम से समझ जाएंगे कौन सा शुद्ध है। तो क्या होता है, दीवार होता है, तो ये वाला हमारा सही है। ना तो दीवाल होता है, ना दीवार होता है, ना दीवाल होता है, क्या होता है, दीवार शब्द शुद्ध है। तो क्या दीवार बहुत ऊंची है, यही वाला वाक्य भी सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम शब्द का विलोम है। अब कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित। ठीक है, कृत्रिम का मतलब क्या हो गया, मानव के द्वारा बनाई गई चीजें, मानव के द्वारा निर्माण किया गया। ठीक है, तो स्वनिर्मित नहीं होगा, स्वचालित नहीं होगा, स्वाभाविक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। प्रकृति के द्वारा निर्माण की गई और कृत्रिम मानव के द्वारा निर्माण की गई। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसका विलोम प्राकृतिक। ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए भाई, संधि पहचानने के लिए सबसे पहले आप प्रत्यक्ष शब्द जो है, प्रत्यक्ष को तोड़ लीजिए। तो यहां इसका संधि विच्छेद क्या आएगा, प्रति प्लस अक्ष। ठीक है, यहां ई है और यहां आ है। ठीक है, तो ई के बाद अगर असमान स्वर आता तो या बन जाता है, यहाँ या ही बना है ये। ठीक है, तो ये किस में होता है, यण संधि में होता है, इसमें यण वाला आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, और एक हमने इसकी पहचान यण की बताई थी, यदि आधे वर्ण के बाद या वा आए तो वहां आप बिना सोचे यण संधि लगा दीजिए। अब यहाँ आधा वर्ण ता है, उसके बाद या आया है, तो यण संधि हो गई। आधे के बाद अगर आएगा तो यण संधि हो जाएगी। बाकी संधि, स्वर संधि की क्लास पढ़ी है, उसमें हमने सारी पहचानें बताई हैं, आप उसे देख सकते हैं। देखिए, आप अगर विस्तार से आपको समझना है संधियों के बारे में, जो भी चर्चाएं हम कर रहे हैं इनके बारे में विस्तार से अगर समझना है तो आपको हमारी क्लास देखनी पड़ेगी, वरना हम शॉर्टकट में तो आपको थोड़ा बता ही दे रहे हैं, प्रैक्टिस में आपको बता दे रहे। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण माने होता है तेज। ठीक है, तो तीक्ष्ण शब्द का विलोम, विलोम क्या हो जाएगा, तेज का क्या हो जाएगा, धीरा, धीमा या मंद। ठीक है, तो मंद आपका सही हो जाएगा। क्षीण माने नष्ट हो जाना होता है, प्रखर माने बहुत तेज, ये भी तेज के लिए आता है, ये भी तेज के लिए आता है, तीव्र। ठीक है, तो ये आपका विलोम शब्द मंद हो जाएगा। कौन सा शब्द शुद्ध है? अब देखिए, इनमें बहुत सरल शब्द पूछ लिया है, अब तो छोटे बच्चे भी ये बताने लगे हैं आशीर्वाद कौन किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसमें मिस्टेक कराते हैं, इस वाले आशीर्वाद को सही मान लेते हैं, इस वाले को शाह के ऊपर। देखिए ये लिखा आशीर्वाद, ये आशीर्वाद लिखा है, ये आर्शीवाद लिखा है, क्योंकि ये ऊपर रा लगता है, इसका उच्चारण पहले निकलता है। ठीक है, तो ये ऊपर रा जो लगता है उसका उच्चारण पहले निकलता है, तो ये हो गया आर्शीवाद, ये हो गया आशीर्वाद। ठीक है, ये हो गया आशीर्वाद। ठीक है, तो ये वाला सही है। इसमें अगर संधि भी पूछ लें तो इसका संधि विच्छेद देखिए इस तरह से होता है, आशी प्लस वाद, ये जो है विसर्गों का रा हो जाता है, ये विसर्ग संधि है। ठीक है, तभी ये अब रा जब विसर्गों का रा होगा, रा बाद में होगा, तो ये ऊपर जाएगा इसके। रौद्र रस का स्थायी भाव, रौद्र माने होता है रौद्र का क्रोध, स्थायी भाव हो गया, रौद्र का मतलब ही क्रोध होता है, तो इसका स्थायी भाव हो गया क्रोध। ठीक है, सारे रसों के स्थायी भाव आपको जब रस का प्रकरण हम उस लिस्ट में डालेंगे, प्ले लिस्ट में, तो आपको रस के बारे में भी बता देंगे। ठीक है, श्रृंगार का क्या होता है, प्रेम, करुण का शोक, शोक आपका करुण का है। अब विस्मय या आश्चर्य, ये आपका एक है, एक भय, ये भयानक रस का भय है, और अद्भुत रस का है आपका विस्मय। ठीक है, तो इस तरह से आपके 9 रस हैं, उनके 9 स्थायी भाव हैं, सारे के सारे याद कर लीजिए, एक स्थायी भाव आपका पूछा जाएगा। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, ये एक पुस्तक है, इसका किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ठीक है, ये हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जो है ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो इसका प्रकाशन हुआ है 1967 में, ये वाला सही है। ठीक है, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसके लिए कोई समझने की वो बात नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है
कि कितनी भाषाएं हैं, तो इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। इसमें अब अगर आप खोल के देखेंगे, 8वीं अनुसूची निकालेंगे, विस्तार से देखेंगे तो उसमें 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो ये आपको 22 भाषाएं याद रखिए। तो ये जो चीजें हैं आपका, ये क्वेश्चन आपके थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस करा रहे हैं, प्रैक्टिस के साथ, देखिए प्रैक्टिस का मतलब यही होता है, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको उसके आगे पीछे के भी क्वेश्चंस ध्यान आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 21वां हमारा क्वेश्चन है, ईश्वर को ना मानने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो ईश्वर को ना मानने वाला सीधे सीधे क्या होता है? नास्तिक होता है। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक कहलाता है, ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक। बहुत सरल क्वेश्चन है, ये तो आराम से सभी कर देंगे। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे कहते हैं। ये थोड़ा सा समझने वाला सरल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमें पुरुष जाति की पहचान हो और स्त्री जाति की पहचान हो। तो जहां पुरुष और स्त्री की पहचान होती है उसे हम लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं ना, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो ये सीधे सीधे लिंग हो गया। ठीक है, जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं पे विशेष ध्यान दीजिए। है और नहीं, इन्हीं में कंफ्यूजन होता है। पता सबको होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन होके वो गलत हो जाता है। तो देखिए कौन सा नहीं है? उदक भी जल का है, अंबु भी जल का है, नीर भी जल का है, रौप्य नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है, इसी को आप सही का ऑप्शन टिक कर देंगे। कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए दीर्घायु लिखा है, दीर्घायु लिखा है, रा पूरा बना दिया। दीर्घायु लिखा है, दीर्घायु लिखा है, तो आपको ये तो पता ही होगा कि दीर्घायु इस तरह से लिखा जाता है, दीर्घ प्लस आयु। इसमें स्वर संधि है और स्वर में भी दीर्घ संधि है, दीर्घ प्लस आयु, आ और आ मिलके आ बना है, दीर्घायु। ठीक है, इनमें से तद्भव शब्द है, तद्भव का मतलब अशुद्ध शब्द है, कमल शुद्ध है। ठीक है, सुर भी शुद्ध है, गति भी शुद्ध है, निडर जो शब्द है वो शुद्ध नहीं है। यही आपका जो है सही हो जाएगा। ये आपका तद्भव है, तत्सम नहीं है, शुद्ध रूप से नहीं लिखा है। ठीक है, अगला देखिए अलंकार से है आपका क्वेश्चन। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। ठीक है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। ये बेर जो शब्द है वो एक बार यहां आया, एक बार यहां आया है, और इन दोनों बेरों का अर्थ अलग अलग निकलता है। इस बेर का अर्थ निकलता है फल से, और इस बेर का अर्थ निकलता है बार। मतलब ये बार कहते हैं ना, आपने 3 बार खाना खाया। ठीक है, दिन में 3 बार खाना, तो एक ये तो बेर जो खाने वाला फल है, तो दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहां पर आपका क्या होता है? यमक अलंकार होता है। जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग निकले, वो आपका क्या होता है? यमक अलंकार होता है। तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, तो 3 बेर ये फल हो गया, और 3 बेर का मतलब 3 बार। ठीक है, दिन में 3 बार खाती थी। अब देखिए अगला है आपका, जो ममत्व से रहित हो उसके लिए एक शब्द। तो ममता जिसके अंदर खत्म हो जाए, ममता हो ही ना, उसे क्या कहेंगे? निर्मम। कहते नहीं बड़ा निर्मम हत्यारा है ये, तो ये निर्मम शब्द है। ठीक है, निष्ठुर थोड़ा सा अलग आ जाएगा, निरामय, निर्मोही, ये सब अलग है, लेकिन जो ममत्व से रहित है तो निर्मम ही शब्द इसके लिए प्रयोग होगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ पूछा है। अक्ल कहते नहीं, अरे हमारी अकल पर तो पत्थर पड़ गए थे, अरे क्या हो गया हमें पता नहीं। हम अगर कोई आप गलत काम कराते हैं, कुछ वो हो जाता है, ठीक है, आपसे गलती हो जाती है, अरे हमारी अकल पर तो यहाँ पर पत्थर पड़ गए थे, मतलब हमारी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई थी, हमारा सोचने की क्षमता ही चली गई थी। तो इसका क्या हो जाएगा? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ठीक है, अब विशेषण जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण है, और जो विशेषता ना बताए वो विशेषण नहीं है। तो देखिए आगामी, आगामी विशेषता बता रहा है, यानी अब जब इस समय हम 2025 में खड़े, हम कहें आगामी वर्ष 2026 है, तो 2026 की विशेषता हो गई आगामी। ठीक है, इसी तरह काला, काला घोड़ा हमने कह दिया तो विशेषता हो गई। ठीक है, तुम ये सर्वनाम है, विशेषण नहीं है। और ये शांत, कहते हैं वह बहुत शांत स्वभाव का है, तो स्वभाव की विशेषता हो गई शांत। ठीक है, तो ये जो है आपका तुम जो है वो क्या है? सर्वनाम है, ये विशेषण नहीं है। तो यही वाला आपका क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से तिमिर का विलोम है। तिमिर माने होता है अंधकार। ठीक है, तो अंधकार का क्या होता है? प्रकाश। तो अब इन्होंने देखो ये प्रकाश से लिखा है, नहीं होगा। ठीक है, तिमिर का क्या हो जाएगा? आलोक। आलोक माने भी प्रकाश होता है,
तो ये हो जाएगा आपका आलोक। ये आपके जो हैं 30 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो अमृत का पर्यायवाची देखो पीयूष भी है, सुधा भी है, सोम भी है। सुरा दारू का, शराब का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो इसमें देखिए प्रेम सरोवर जो है वो जयशंकर प्रसाद की नहीं है, बाकी प्रेम पथिक, प्रेम राज्य और कामायनी ये तीनों जयशंकर प्रसाद की हैं। प्रेम सरोवर आपकी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। अगला है चंद्रोदय में कौन सी संधि है? देखिए संधि से इसमें कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। संधि चंद्रोदय, तो देखिए हमने एक आपको पहचान बताई थी हमारा संधि का, अगर आपने क्लास देखा होगा तो पहचान बताई थी हमने कि जहां ओ या ए यानी एक मात्रा लगी हो वहां आपकी होती है गुण संधि। कौन सी होती है? तो गुण संधि। यहाँ एक लगी है, इसका अगर विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा चंद्र प्लस उदय। ठीक है, गुण संधि में होता है आ यहां से निकला उ यहां, दोनों मिलके ओ हो जाते हैं। ठीक है, तो चंद्रोदय में कौन सी हो गई? गुण संधि हो गई। कौन सा शब्द एकल का तद्भव है? एकल आपका तत्सम है, उसका तद्भव यानी दूसरी भाषा का पूछना, मतलब तद्भव उसका अशुद्ध रूप पूछना है, तो ये अकेला। अकेला आपका जो है वो एकल का, एकल माने अकेला ही होता है। लेखक में प्रत्यय है, लेखक में अक प्रत्यय है आपका, बहुत ज्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं। लेख प्लस अक बराबर लेखक। ठीक है, लेखक में आपका अक प्रत्यय होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो वो सबसे पहले दिया गया था माखन लाल चतुर्वेदी को। साहित्य अकादमी पहला पुरस्कार जो है इन्हीं को मिला था। किसे मिला था? माखन लाल चतुर्वेदी को। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? देखिए रस से भी दो क्वेश्चन इसमें पूछे गए, एक पहले था एक ये आया है। तो विस्मय हमने आपको पिछला भी पहले जो क्वेश्चन आया तो मैंने बताया अद्भुत रस का क्या है? विस्मय है। वीर जो है वो आपका होता है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। हास्य रस का हास, इसका होता है हास, इसका होता है उत्साह, और शांत का होता है शम या निर्वेद स्थायी भाव। ठीक है, तो ये आपका जो है अद्भुत किसका है? ये जो है अद्भुत का हो गया विस्मय। अक्षय निधि का क्या अर्थ है? अक्षय निधि बिना क्षय रोग, गलत। कभी खत्म ना होने वाली संपत्ति, यही सही है। अ माने नहीं, क्षय माने नष्ट होने वाली, जो निधि माने संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो कभी नष्ट ना हो उसे अक्षय निधि कहते हैं। ठीक है, परमुख अपेक्षिता, परमुखापेक्षिता इसका मिला के लिख दिया, अलग अलग करूं तो ये पर मुख अपेक्षिता, तीन शब्द निकलेंगे, यानी दूसरे के ऊपर अपेक्षित, दूसरों से आशा रखने वाला। ठीक है, तो ये दूसरों से आशा रखने वाला ये चौथा है, यही आपका सही हो गया। पराया सुख अच्छा लगना, गलत है। ईश्वर का सुख, गलत है। पराये सुख की अपेक्षा करना, ये भी गलत है। दूसरों से आशा रखना ये कहलाता है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अब आपको स्त्रीलिंग पहचानना, चार शब्द दिए हैं। भाषा, हमने अभी थोड़े इसमें एक और आया था, उसमें हमने बताया था कि आपका जो है भाषा क्या है? भाषाएं जितनी भी हैं, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम सब स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये दो हैं, ये दोनों स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, अब सेवा भी स्त्रीलिंग है, सेवा की। वाक्य में प्रयोग करके देख लिया करो, पहचान हो जाएगी। ठीक है, मैंने मानव सेवा की, मैंने पशु सेवा की। ठीक है, की आया तो स्त्रीलिंग हो गया। अब प्रयोग, हमने, ठीक है, प्रयोग किया, तो प्रयोग किया ये वाला आपका सही है। ये देखिए ये वाला आपका एकदम सही है। प्रयोग जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग में प्रयोग होगा, प्रयुक्त होगा, और बाकी के सारे स्त्रीलिंग हैं। तो ये आपके 40 क्वेश्चन थे हिंदी का, 2021 का आया हुआ ये सेट है। समझ ही गए होंगे कैसा आता है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल ही है। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर जाएंगे, ज्यादा नहीं, आधा एक घंटा भी अगर रोज आपने हिंदी को दे दिया, तो आप हिंदी में कम से कम आप 35 से 40 के बीच में सही करके आएंगे। तो कोई इसमें ऐसा नहीं, मार्किंग के लिए बहुत अच्छी हिंदी सब्जेक्ट होता है, लेकिन दिक्कत कहां पे आती है कि हिंदी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। सोचते हैं हिंदी तो हम ऐसे ही कर देंगे, तो ऐसे ही कुछ नहीं होता। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे, आप 40 में 30 क्वेश्चन ऐसे ही कर देंगे, लेकिन उन 10 क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो 10 क्वेश्चन ही आपको आगे मेरिट में लेके जाते हैं, 30 तो सभी कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम
एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, या नए हम जो है जो आपका पिछला जो अभी इसका फर्स्ट शिफ्ट गया है, ठीक है, इसमें कई सेट आए थे, उन्हीं एक सेट के साथ उपस्थित होंगे और फिर उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।